चीन और भारत के बीच में चलता हुआ ये गतिरोध एक चिंता का विषय तो है ही। बट मुझे लगता है कि जो चीनी जो पहल है वो एक ध्यान बटाने की साजिश है। पहले उसके खुद के नागरिकों के खिलाफ और दूसरा विश्व भर में अन्य देशों पे प्रेशर डाल के उनको गुमराह करने की कोशिश है। जहाँ तक उनके नागरिकों का सवाल है, चीन के संघर्ष में अभी हांगकांग, ताइवान, साउथ चाइना सी की काफ़ी समस्याएं हैं। साथ ही जो उसने रुख अपनाया है कोविड में, जो कि इन्वेस्टिगेशन को लेके हो या बहुत ही घटिया दर्जे के जो उसने सामान बेचे हैं पीपीई के नाम पे, वो सब को देखते हुए जो भी आगे आने वाली इन्वेस्टिगेशन होगी या आगे आने वाले जो एक्शन रिएक्शन होंगे कई देशों के या सैंक्शंस होंगे, उससे थोड़ा भयभीत होके, थोड़ा बौखला के चीन ने अपने जो पुराने अनफिनिश बिजनेस हैं वहाँ ध्यान बिटाने की कोशिश की है। अनफिनिश बिजनेस में ताइवान, हांगकांग, साउथ चाइना सी के अलावा एलएसी का जो एरिया है वो इसलिए आता है क्योंकि तिब्बत उसका एक अनफिनिश बिजनेस है। तो जो इलीगल ऑक्यूपेशन है जो तिब्बत की, उसको और मजबूत कर रहा है चीन पिछले 2-2.5 सालों से। डोकलाम में जो घटना घटी उसके बाद 2018 में ही मध्य में तकरीबन जुलाई में उसने चेंगडू और लांजाओ दोनों रीजन को मिला दिया और एक कमांड की स्थापना की जो कि तिब्बत की तरफ ओरिएंटेड है। इस कमांड का सिर्फ एक ही मकसद है, धीरे धीरे जैसे जैसे रेलवे लाइन किंगाई तिब्बत की लासा तक पहुंची है वैसे वैसे वहां तक और उसके आगे तक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना सिविल तरीके से और मिलिट्री तरीके से मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट करना। और ये दोनों कार्रवाई करते करते चीन पूरे तिब्बत पे एक इलीगल कब्जा करने का मंसूबा लेके चला हुआ है। उस मंसूबे में क्योंकि तिब्बत का जो बॉर्डर है वो भारत के साथ है और उसमें कुछ एम्बिग्युटी है, कोई क्लैरिटी में कमी है, उसका जो मिसयूज़ करके चीन कई बारों उसने एलएसी पे जो है गतिरोध हुए हैं, काफ़ी बार ट्रांसग्रेशन किए हैं। और इस बार का ट्रांसग्रेशन थोड़ा और यूनिक है क्योंकि ये कई जगहों पर हुआ है एक साथ, कोई एक सुनिश्चित जगह पे नहीं हुआ है, 3-4 जगहों पर हुआ है। सो इसको देखते हुए जो चीनी जो मंसूबा है वो बड़ा क्लियर हो रहा है कि ये एक डाइवर्जनरी गुमराह करने के लिए है। साथ ही चीन आर्थिक रूप से और जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रूप से काफ़ी देशों पे प्रेशर डाल रहा है। कहाँ पे तो उनकी बात प्राइवेटली चल रही होगी, बट कहीं कहीं तो उसने काफ़ी विस्तार से, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, यूएस के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि उनके जो लोकल न्यूज़ एजेंसी हैं, ग्लोबल टाइम्स, और जो सोशल मीडिया पे जो उनके लोग हैं वो काफ़ी तौर पे यूएस की और जो ऑस्ट्रेलिया का जो देश है उसकी काफ़ी जगहों पर अवहेलना कर रहे हैं। काफ़ी उनका रुख काफ़ी एग्रेसिव है। जहाँ तक भारत का सवाल है, चीन ये भी देख सकता है इस माहौल में कि किस टाइप का रिलेशन बनता है भारत और अन्य देशों में। जैसे कि हमने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता किया है, जिससे कि हमारी जो बॉन्डिंग बढ़ी है। वैसे ही जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, चाहे वो यूएस के साथ हो, चाहे वो रशिया के साथ हो, चाहे किसी और देश के साथ हमारे संबंध हो जैसे इजराइल, तो चीन देखना चाह रहा होगा कि किस तरह का सपोर्ट जियोपॉलिटिकली भारत को मिलता है। मुझे नहीं लगता कि चीन में क्षमता है लड़ाई करने की, क्योंकि अगर लड़ाई करने की क्षमता होती तो अभी तक स्टैंड ऑफ का जो रुख है वो कहीं और पहुंच चुका होता। बट क्योंकि इतनी जो जान है चीन ने इसमें लगा दी है, काफ़ी अपने दस्ते लगा दिए हैं, मीडिया लगा दिया है, अपना डिप्लोमेसी को भी लगा दिया है, तो इससे बाहर निकलना बिना कोई खामी और खमियाजा पहुँचे, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, वो चीन की एक बहुत ही बड़ी जो भी है उसके दिमाग में शंका भी है और एक भय भी है। और मैं समझता हूँ कि भारत को इसका काफ़ी प्रयोग करना चाहिए और नीति और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल करते हुए इस सिचुएशन को अपने एडवांटेज में लेना चाहिए। जहाँ तक इस गतिरोध का सवाल है कि ये जल्दी ख़त्म हो या बाद में हो, काफ़ी विशेषज्ञों का मानना है कि जल्दी ख़त्म होना चाहिए। बट मेरा ये सुनिश्चित पर्सनल ओपिनियन है कि ये गतिरोध लंबा चलना चाहिए और इसमें जो टेंशन्स हैं वो कम होनी चाहिए। तो भारत की जो व्यवस्था है, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो आर्थिक रूप से प्रेशर डालना हो, चाहे वो मिलिट्री रिजर्व्स को मूव करके डिप्लॉयमेंट करना हो, उस टाइप का प्रेशर डालना हो, ये 3-4 जो हमारे पास जो नेशनल पावर के जो एसेट्स हैं इनको यूज़ करते हुए टेंशन को कम किया जाए, टॉक्स में एंगेज किया जाए। बट स्टैंड ऑफ बिल्कुल ही रेजोल्यूशन में पहुंच जाएगा वो मैं नहीं समझता, ना होने वाला है ना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि अगर रेजोल्यूशन पहुंच जाएगा और हम अपने अपने लोकेशन में वापस पहुंच जाएंगे और चीन पहल करेगा थोड़ा पीछे जाने की,
और हमसे ये उम्मीद करेगा कि हम और पीछे चले जाएं, तो हो सकता है कि आने वाले 3-4 महीने में सर्दियों से पहले चीन, क्योंकि उसकी फोर्स टिबेट में ऑलरेडी हैं और हमारी फोर्स उधर ज़्यादा है नहीं, जहाँ तक लोगों को पता भी होगा कि हमारी कितनी फोर्स टिबेट वहाँ पर है, उस हिसाब से चीन दोबारा इस इलाके में आ सकता है। तो क्योंकि उसने, अभी आपने देखा है कि फिंगर के एरिया में रोड्स बना दिए हैं, तो उसकी मोबिलिटी वहाँ तक काफ़ी अच्छी है, सुनिश्चित है। तो अगर अभी चला भी जाएगा और 4 महीने बाद दोबारा आके उसके बाद कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा उसके 4 किलोमीटर पीछे और वहाँ से अपने आप को सस्टेन करेगा, तो हमारे लिए और ही ज़्यादा चुनौती का कारण बन सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक साझे तरीके से हमें सोचना चाहिए। दूसरा, हमने थोड़ा लंबे दर्जे का सोचना चाहिए कि हम किस तरह से आने वाले 4-5 साल में अपने फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, चाहे वो सीजनल हो चाहे वो परमानेंट हो, हमारे जो एक्विजिशन होने हैं, चाहे हमें सर्वेलेंस का इक्विपमेंट खरीदना हो, चाहे बलून्स खरीदने हो, चाहे हमने सैटेलाइट्स और लॉन्च करने हो, चाहे पड़ोसी देशों से इंटेलिजेंस और IW का कोई समझौता साइन करना हो, जिससे कि हमको भी चीन के हिंटरलैंड में, टिबेट में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो रियल टाइम मिले, तो वो सब चीज़ करने का अभी समय है। अपने फोर्स का एक्रिशन, एक्विजिशन, स्ट्रक्चरिंग, रीडिप्लॉयमेंट, चाहे आपने कोई कमांड बनाना हो उधर या कोई आले दस्ते के जो अपने जो दस्ते हैं उनको लाना हो, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। जहाँ तक रिज़र्व्स का सवाल है, माउंटेन इन्फेंट्री और आर्मर्ड तीनों में से काफ़ी रिज़र्व्स निकल सकते हैं। एक प्रमुख अंग है हमारे भारतीय सेना का जो है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री।